हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्जुन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अंग के बारे में, अर्थात इनका कार्यकाल क्या होता है, कार्य क्या होता है, इन सबको आज समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं सरकार के अंग अर्थात इन सब का वर्णन कहाँ किया गया है। अर्थात हमारे देश के राज्य अर्थात देश या राज्य को चलाने के लिए जिस भी किताब का नाम लिया जाता है उसको हम कहते हैं संविधान। अर्थात इन सब का वर्णन संविधान के अंतर्गत किया गया है। हम समझते हैं संविधान में क्या क्या, अर्थात संविधान के अंतर्गत 22 भाग हैं, 22 लेसन हैं और 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं। अर्थात ये जो तीनों पार्ट हैं वो संविधान के अंतर्गत दिए गए हैं। हम समझते हैं विधायिका किसे कहते हैं, कार्यपालिका किसे कहते हैं और न्यायपालिका किसे कहते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं इसमें विधायिका के बारे में। अर्थात विधायिका जैसा नाम से स्पष्ट है, विधायिका का काम होता है विधि को बनाना अर्थात कानून को बनाना। हमारे देश में जितने भी कानून बनते हैं उसको बनाने का काम कौन करती है, विधायिका का करती है। और विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून अगर कार्यपालिका उसको लागू करवाती है, कहाँ करवाती है, संसद में। अर्थात विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को कार्यपालिका लागू करवाती है। और न्यायपालिका क्या करती है, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून कार्यपालिका जो लागू करवाती है इसके संरक्षण का काम कौन करती है, न्यायपालिका करती है। अर्थात वैसे तो देखा जाए तो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों पृथक रूप से कार्य करते हैं, अर्थात अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पे ये मिलके भी काम करते हैं। जैसे विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून और कार्यपालिका के द्वारा लागू करवाया गया कानून को संरक्षण का काम कौन करती है, न्यायपालिका करती है। अर्थात उसके देखभाल का काम कौन करती है, न्यायपालिका। अर्थात कोई भी इस नियम कानून का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसको दंडित करने का कार्य करती है। अब हम समझते हैं विधायिका के बारे में। अर्थात विधायिका के कितने अंग होते हैं। मुख्यतः विधायिका के 2 अंग दिए गए हैं। अर्थात केंद्रीय स्तर पे अलग विधायिका बनती है और राज्य स्तर पे अलग विधायिका बनती है। जो केंद्र स्तर विधायिका मतलब कानून बनाती है वो पूरे देश में बनाती है। अर्थात समूचे देश के अंतर्गत जो कानून बनता है विधायिका के अंतर केंद्रीय विधायिका बनाती है। अर्थात केंद्र बनाती है इस पे और विधायिका राज्य स्तर पे राज्य बनाती है। अब समझते हैं केंद्र कैसे बनाती है। केंद्र जहाँ कानून बनाती है उसको कहते हैं संसद भवन। अर्थात संसद भवन एक हाउस का नाम है। इसके अंतर्गत इसके मुख्यतः 3 अंग हैं। कौन कौन है, लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा इसमें जो है वो है हमारे राष्ट्रपति साहब। ये संसद के 3 अंग होते हैं। अर्थात जो हमारे देश में कानून बनाए जाते हैं, देश के लिए जो कानून बनाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, संसद के अंतर्गत बनते हैं। संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। अब हम समझते हैं लोकसभा किसे कहते हैं, राज्यसभा किसे कहते हैं, राष्ट्रपति किसे कहते हैं। देखिए, संसद के अंदर जो लोकसभा की व्यवस्था की गई है ये वो लोग होते हैं जिनको हम लोग चुन के भेजते हैं, कहाँ पे, संसद में। अर्थात जैसे देखा जाए देखो समझने के लिए या समझने का प्रयास करें। जैसे एक संसद हो गई, एक बिल्डिंग हाउस हो गई है संसद जिसे हम कहते हैं। संसद के 2 पार्ट बनाए गए मुख्यतः। बीच में होता है सेंट्रल हॉल, यहाँ होती है लोकसभा और यहाँ होती है राज्यसभा। समझिएगा आप इसको। देखिए, ये संसद हो गई, संसद के अंतर लोकसभा हो गई, ये राज्यसभा हो गई और ये हमारा सेंट्रल हॉल हो गया जहाँ पे राष्ट्रपति साहब बैठते हैं। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा ये 2 अलग अलग संस्थाएं हैं, 2 अलग अलग हाउस हैं। इसी हाउस के अंतर्गत लोकसभा अलग होती है, राज्यसभा अलग होती है। जो लोकसभा के मेंबर हैं लोकसभा में बैठते हैं और जो राज्यसभा के मेंबर हैं राज्यसभा में बैठते हैं। ठीक, लोकसभा के अंतर्गत कितनी सीटें दी गई हैं, लोकसभा के अंतर्गत हमारे यहाँ 500 मुख्यतः जो है 550 सीटें हैं, मैक्सिमम बैठ सकते हैं। जो लोकसभा के अंतर्गत 550 मेंबर बैठ सकते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में सीटें यहाँ पे हैं वो कितनी हैं, 543 सीटें हैं। क्यों, क्योंकि 2 सीटों को भारत सरकार ने समाप्त कर दिया है। अब यहाँ की सीटें कितनी हो गई हैं, 543। वहीं राज्यसभा में कितने लोग बैठते हैं, 245।
राज्यसभा की सीटें जो हैं वो 245 हैं। अब देखिए 543 जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सांसद कहते हैं। क्या बोलते हैं इन लोगों को, सांसद। और जो राज्यसभा में बैठते हैं 245 लोग, इनको भी हम क्या बोलते हैं, सांसद बोलते हैं। दोनों लोग को सांसद ही कहते हैं, लेकिन जो यहाँ के सांसद होते हैं इनको हम लोगों के द्वारा चुन के भेजा जाता है। अर्थात लोकसभा के अंतर्गत जो 543 लोग बैठते हैं इनको जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है और चुनने के बाद इनको कहाँ भेज देती है, लोकसभा में। हम इसके पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि जनता प्रत्यक्ष रूप से सांसद का चुनाव कैसे करती है। अर्थात हमारे गांव में, हमारे देश में हर 5 साल पे एक चुनाव होता है लोकसभा का। उस लोकसभा के चुनाव में हम 10 लाख की आबादी पे अपना एक सांसद चुनते हैं, अर्थात एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जिसको कहाँ भेजते हैं, लोकसभा में। वही प्रतिनिधि वही लोकसभा में जाके बैठते हैं और देश के लिए कानून बनाते हैं। ये तो हो गए हमारे मतलब प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सांसद। और जो राज्यसभा के अंतर्गत बैठते हैं इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, इनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अर्थात जो भारत देश के अंदर 28 राज्य, इस प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य और 8 यूटी हैं, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य के जितने विधायक होते हैं अपने अपने राज्य से, अर्थात हर राज्य की अपनी राज्यसभा की सीटें होती हैं, उन राज्यसभा की सीटों से अपना चुनाव करवा के उन लोगों को राज्यसभा में भेजते हैं। अर्थात जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं। उन 31 सीटों पे हम चुनाव करवाते हैं। जिस भी पार्टी चुनाव जीतती है वो अपना सदस्य जो है कहाँ भेजती है, लोकसभा में। इस तरह से भारत के 28 राज्यों में से मिला करके 245 सदस्य कहाँ भेज जाते हैं, राज्यसभा में भेज जाते हैं। इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, हम लोग इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात हम लोग इनके चुनाव में वोट नहीं डालते हैं। इनके चुनाव में भाग कौन लेता है, फिर इनके चुनाव में भाग लेते हैं विधायक। अर्थात इनके चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनके चुनाव में विधायक लोग भाग लेते हैं और उन्हीं के द्वारा वोटिंग की जाती है और वही चुन करके इन लोगों को राज्यसभा में भेजते हैं। तो हम कह सकते हैं जिस भी व्यक्ति का, अर्थात मुख्यमंत्री से अच्छी पकड़ हो तो वो राज्यसभा का चुनाव जीत सकता है। कैसे? क्योंकि विधानसभा में जितने भी मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं विधानसभा के, वो सब मुख्यमंत्री की इच्छानुसार कार्य करते हैं, अर्थात मुख्यमंत्री के अंडर काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर तुम्हें राज्यसभा का सीट चुनाव जीतना है तो कुछ नहीं, आप मुख्यमंत्री से एक अच्छी पकड़ जिसकी होती है और राज्यसभा का चुनाव आसानी से जीत जाता है, क्योंकि वहाँ के चुनाव में विधायक ही भाग लेते हैं। ठीक, हम समझते हैं सांसद और लोकसभा और राज्यसभा को देख लिए। अब इसके बाद देखते हैं राज्यसभा में यही व्यवस्था जो है यही व्यवस्था राज्य के अंतर्गत भी अपनाई गई है। अर्थात विधायिका के अंतर्गत जो केंद्रीय व्यवस्था है उसके अंतर्गत संसद आ गई। संसद में कौन कौन हो गए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 लोग हुए, मुख्यतः 3 अंग हो गए इसके। लोकसभा ने अपना कानून कहाँ बनाया, सांसद में। सांसद में कौन लोग बैठते हैं, सांसद में लोकसभा के मेंबर बैठते हैं और राज्यसभा के मेंबर बैठते हैं। अर्थात 543 इसमें, 245 इसमें, यही लोग मिलकर के केंद्र के लिए कानून बनाते हैं। उसी तरह से अगर इन लोगों ने कानून बनाया संसद में और इसके बाद अगर उस पर राष्ट्रपति की सिग्नेचर अर्थात साइन हो जाता है तो वह कानून मान्य हो जाता है, अर्थात देश के लिए वह कानून प्रभावी हो जाता है, देश में वह कानून लागू कर दिया जाता है। जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेंगे तब तक का देश में कानून लागू नहीं होगा। अब जो दूसरी व्यवस्था बनाई गई है वो राज्य में है। राज्य के लिए अपना हर राज्य में एक अपनी विधानसभा होती है और उस विधानसभा के अंतर्गत जो नियम कानून बनते हैं वो विधायक के द्वारा बनाए जाते हैं। अर्थात देखते हैं इसमें कौन कौन से अंग होते हैं। जिस तरह से केंद्र में संसद है उसी तरह से विधायिका के लिए राज्य में राज्य विधानमंडल होते हैं। कौन? राज्य में राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। अब राज्य विधानमंडल के अंतर्गत इसमें भी 3 अंग हैं। इसके भी सबसे पहला जो है वो हमारे राज्यपाल साहब हो गए। जिस तरह से यहाँ पे राष्ट्रपति है उसी तरह से यहाँ पे राज्यपाल। दूसरा जो अंग हो गया वो विधायक अर्थात विधानसभा। अब तीसरा जो अंग इसमें माना गया है उसको कहते हैं विधान परिषद। विधान परिषद जो है ये अनिवार्य रूप से हर राज्य में नहीं है, भारत के कुछ ही राज्य में है जिसमें विधान परिषद की व्यवस्था अपनाई गई है। तीसरा जो अंग इसका अंतर्गत अंग आता है उसको कहते हैं विधान परिषद।
विधान परिषद। ठीक, अब देखिए राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। अब जो यहाँ राज्य विधानमंडल में कानून बनते हैं वो कौन बनाती है? हमारी विधानसभा। विधानसभा के अंतर्गत कौन आते हैं? विधायक। और विधान परिषद के भी मेंबर होते हैं। जिस भी राज्य में विधान परिषद होती है उस राज्य में विधान परिषद भी मिलकर कानून बनाती है, लेकिन जिस राज्य में विधान परिषद नहीं होते हैं उसमें विधानसभा के ही द्वारा कानून को बनाया जाता है, और उस कानून बनने के बाद उस पर राज्यपाल का साइन होता है, तो वह कानून राज्य के लिए प्रभावी हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं अगर राज्य के लिए कानून बनाना हो तो उसमें विधानसभा के द्वारा कानून को बनाया जाता है, विधायकों के द्वारा मिल करके, और उस पर राज्यपाल के द्वारा साइन किया जाता है। साइन करने के बाद तो वह कानून पूरी तरह से राज्य में लागू हो जाता है। और जहाँ विधान परिषद होती है, विधान परिषद के सदस्य उसमें भाग लेते हैं, उसमें भी उसकी साइन ज़रूरी होता है। अब समझने का हम प्रयास करते हैं इसमें विधान परिषद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं। जैसे विधान परिषद में हमारे देश में 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। सबसे पहला देखा जाए तो अपना यूपी हो गया, फिर बिहार, तीसरा नंबर महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, 4 राज्य हो गए। उसके बाद फिर आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अर्थात अभी तक इन 6 राज्यों में हमारे यहाँ विधान परिषद की व्यवस्था दी गई है। देखिए विधान परिषद ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि हर राज्य में हो, लेकिन हाँ हर राज्य इसको अपना सकता है। कैसे? कुछ नहीं करना है, विधान परिषद बनाने के लिए अपनी विधानसभा में एक बिल पारित करना पड़ता है, पास करवाना पड़ता है विधानसभा में। उसके बाद उस बिल को हम संसद में भेजते हैं। अगर संसद के द्वारा उससे अप्रूवल मिल जाता है तो उस राज्य में विधान परिषद बन जाती है। ठीक, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल ने विधान परिषद बनाने के लिए संसद में अप्लाई किया था, अर्थात संसद में बिल पास करवाने के लिए कोशिश कर रहे थे हमारी पश्चिम बंगाल सरकार ने। ठीक, अब हम समझते हैं कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत मुख्य रूप से सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति साहब, राष्ट्रपति। दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति, कार्यपालिका भी जिस तरह से विधायिका दो केंद्र में अलग होती है, राज्य में अलग होती है, उसी तरह से कार्यपालिका भी केंद्र के लिए अलग होती है और राज्य के लिए अलग होती है। केंद्र के लिए जो राज्य व्यवस्था अपनाई गई यहाँ पे, केंद्र में राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति और तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पे मंत्रिपरिषद अर्थात मंत्री परिषद। अब इसी मंत्रिपरिषद के अंतर्गत 4 प्रकार के मंत्री आते हैं, जिसमें हो गया आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री। उसके बाद हमारे यहाँ उसमें आते हैं राज्य मंत्री और एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और चौथा जो है उपमंत्री हैं। अर्थात हमारे मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंतर्गत 4 मंत्री आते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, चौथा उपमंत्री आते हैं। इसी तरह से हमारे राज्य में अलग हैं, जैसे यहाँ पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद इसमें भी होते हैं। जिस तरह से केंद्र में उस तरह से राज्य में मंत्री परिषद होते हैं। अर्थात
कार्यपालिका जो है केंद्रीय स्तर पे अलग होती है, राज्य स्तर पे अलग होती है। केंद्रीय स्तर पे जो होती है उसमें राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं। अर्थात आर्टिकल 74 में ये कहा गया है कि हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको सलाह देने के लिए कौन होगी, एक मंत्रिमंडल होगा जिसे मंत्रिपरिषद कहते हैं। अर्थात ये आर्टिकल 74 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री होते हैं। अर्थात 74 में ये कहा गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो संसद विधायक मतलब होते हैं, विधायिका में जो संसद में बैठते हैं, जितने मंत्री बैठते हैं वही मंत्री यहाँ पे भी होते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत भी होते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब यहाँ भी होते हैं और यहाँ भी होते हैं। अगर पीएम प्रधानमंत्री साहब कानून बनाने के लिए विधायिका में अगर हैं तो विधायिका के अंग होते हैं, लेकिन जब उस बनाए गए कानूनों को लागू करवाने के लिए कहाँ जाते हैं, कार्यपालिका में जाते हैं। कार्यपालिका मुख्यतः दो प्रकार से होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका होती है और एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत जो आते हैं वो हमारे आते हैं सिविल सर्विसेज के लोग आते हैं, जैसे IAS PCS के अधिकारी हो गए, ये सब लोग किसमें आते हैं, अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं वो विधायक होते हैं, नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, जो अलग अलग राज्यों में, केंद्र में अलग अलग होते हैं। अर्थात केंद्र के लिए जो होते हैं सांसद होते हैं, मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होते हैं, ये लोग अस्थायी लोग कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। वहीं राज्य में देखा जाए तो राज्य में विधायक होते हैं, ये सब भी अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। लेकिन जो अस्थायी कार्यपालिका सदस्य होते हैं जिसमें सिविल सर्विस के एग्ज़ाम जो देते हैं मतलब उसमें वो आते हैं, जैसे IAS हो गए, PCS हो गए, ये सब लोग जो होते हैं वो किसमें आते हैं, अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं इसके बाद इसमें कि हमारा जो विधायिका के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर राज्य संसद है, इसका अनुच्छेद कौन सा है, अर्थात किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये दिया गया है। ये है हमारा 79, आर्टिकल 79 के अंतर्गत कौन कौन है, संसद है। उसके बाद 80 के अंतर्गत राज्यसभा का उल्लेख किया गया है और 81 के अंतर्गत लोकसभा का उल्लेख किया गया है। अर्थात हमारे संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 79 में संसद है और 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है और 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। और इस तरह से विधानमंडल में देखा जाए तो राज्य विधानमंडल की व्यवस्था अपनाई गई है। राज्य विधानमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद कौन सा है, 168, 168 में राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है, छेद 170 में। और विधान परिषद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 171 में किया गया है। ठीक, अब उसके बाद हम आते हैं न्यायपालिका पे। न्यायपालिका देखिए, जो हमारे यहाँ की न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका का अपनाई गई है। अर्थात एक ही न्यायपालिका है जो उसका क्रम वाइज उसका निर्धारण किया गया है। जैसे सबसे ऊपर हमारी जो न्यायपालिका है उसको बोलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, उसके नीचे जो है वो है हाई कोर्ट और उसके नीचे जो व्यवस्था है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसको बोलते हैं जिला न्यायाधीश जिसको बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक केंद्र स्तर पर सबसे बड़ी न्यायपालिका है, अर्थात सुप्रीम है। इससे ऊपर हमारे यहाँ कोई न्यायपालिका नहीं है। सबसे ऊपर जो व्यवस्था अपनाई गई है न्यायपालिका के अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट है। उसके नीचे जो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट जो है अपने राज्यों में अलग अलग, अपने अपने राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट है। अर्थात हर राज्य का अपना एक अलग हाई कोर्ट बनाया गया है। ज़रूरी नहीं है कि हर राज्य का अपने अलग हाई कोर्ट हो। 2 राज्यों को 3 राज्यों को मिला करके भी एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। अर्थात एक हाई कोर्ट के अंतर्गत 2-3 राज्य भी आ सकते हैं। उसके नीचे जो व्यवस्था है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत ही कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारे यहाँ के हो गए फौजदारी हो गए, फौज मुकदमे वगैरह जो आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत ही लिए जाते हैं। जैसे फौजदारी मुकदमा हो गया एक, फौजदारी मुकदमा, ठीक। और दूसरा है वो फौजदारी मुकदमा हो गया। दूसरा जो होता है वो दीवानी मुकदमा हो गया, दीवानी मुकदमा। फिर इसमें एक आती है लोक अदालत, लोक अदालत। फिर चौथा जो आता है PIL, अर्थात PIL जिसको बोलते हैं जनहित याचिका। क्या बोलते हैं? जनहित याचिका। इसका मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अर्थात
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात जनहित याचिका PIL जिसको बोलते हैं, हम समझते हैं फौजदारी मुकदमा। जैसे हमारे यहाँ गांव में अगर किसी भी मारपीट का जो मुकदमा होता है उसको हम किसके अंतर्गत लाते हैं, फौजदारी मुकदमे के अंतर्गत आता है। तो दीवानी मुकदमा होता है, किसी भी घर ज़मीन की बात जो होती है वो दीवानी मुकदमा के अंतर्गत आते हैं, जिस सुनवाई कहाँ होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है। तो अगर देखा जाए, अगर फौजदारी मुकदमा जैसे हो गया, दीवानी मुकदमा हो गया, लोक अदालत PIL, इन सबको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट जिला न्यायाधीश मतलब ज़िले के निर्णय से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय से अगर हम खुश नहीं हैं, तो संतुष्ट नहीं है, तो हम कहाँ अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट के अंतर्गत। अगर हाई कोर्ट के निर्णयों से हम संतुष्ट नहीं है तो उसके ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हम उस पर यहाँ पे जाके अपील कर सकते हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है कि अगर हम डायरेक्टली जाके हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे वो निर्णय देंगे, अगर निर्णय पर अगर हम उससे सहमत नहीं हैं तब हम हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट के मतलब फैसले से सहमत भी नहीं है तो हम जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अर्थात जो हमारी न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका अपनाई गई है, अर्थात एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था अपनाई गई है। अर्थात पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो है वो अनुच्छेद 124 में दिया गया है, अर्थात आर्टिकल 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट है, और 214 के अंतर्गत हमारी हाई कोर्ट है। अनुच्छेद 214 के अंतर्गत हाई कोर्ट है, 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट है, और 233 के अंतर्गत जो है वो हमारी कौन सी दी गई व्यवस्था अपनाई गई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 233 अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उल्लेख किया गया है। ये हो गए हमारे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के कुछ महत्वपूर्ण अंग, कुछ पार्ट। ठीक, आई होप आप इसको समझे होंगे अच्छे से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और